नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपसे प्रारंभ में एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप सिलेबस को कम कर दिया गया। किसी भी क्लास का हो उसके सिलेबस को कम कर दिया गया, जिससे कि विद्यार्थियों पर, छात्र छात्राओं पर अधिक बोझ ना हो। परीक्षा का जो भार है, जो शैक्षिक सामग्री है, उसको थोड़ा कम कर दिया गया। 12 में से मालूम चला 4 पाठ, 4 अध्याय कम कर दिए। बोला गया 8 अध्याय में आपकी वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम होगा। तो इस तरीके से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लगातार लड़ते हुए अब हम सुचारू रूप से क्लासों को संचालित करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष चूंकि बहुत अधिक वैश्विक महामारी रही है, तो ध्यान रखिएगा कि सिलेबस को कम करके आपके लिए सुविधाजनक परिस्थितियां बनाई गई। मेरा आपसे एक आग्रह है, आपको सिर्फ अभी जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं वहीं तक भर नहीं पढ़ना है। आपको इसके आगे उच्चतम कक्षाओं में भी पढ़ना है और इसके अलावा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आपको सम्मिलित होना है। यानी आपको अपना भविष्य, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक अधिकारी बनना है। तो लक्ष्य निर्धारित करने के अनुसार आप अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा देने के लिए शैक्षिक सामग्री कम की गई है का तात्पर्य ये है कि आप सहूलियत से परीक्षा दे पाए, परंतु उन विषय वस्तुओं को, उन शैक्षिक सामग्री को जिनको कि वर्तमान परिस्थितियों में अलग कर दिया गया है, उनको पढ़ने से आप परहेज ना करें। कारण ये है कि जो विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियों को देख के अलग कर दी गई है, वो भविष्य में अगली कक्षाओं में पुनः काम आने वाली है। साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो वो लगनी है। तो आप ये सोच के कि ये इस वर्ष नहीं आना है, हम छोड़ दें पढ़ना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपको अपने को विस्तार, थारो नॉलेज होना चाहिए, बहुत अधिक आपके पास ज्ञान होना चाहिए हर विषय वस्तु का, तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर सकते हैं। डॉक्टर ही बनना है आपको, मान लीजिए, तो नीट एग्जाम देना पड़ेगा एमबीबीएस करने के लिए। इंजीनियरिंग करने के लिए पीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास के लिए, बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, आधारभूत संकल्पनाओं की जानकारी के लिए और भी जितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ध्यान रखिए कि आपको, भले ही वो आपके वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके बाद के लिए आप ध्यान रखिए कि उसको आपको अध्ययन में शामिल करना है। क्योंकि जो तीसरी, चौथी, खासकर चौथी, पाँचवीं, छठवीं में, चौथी पाँचवीं पढ़ाया जाता, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ के मिडिल स्कूल में जाता और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता। वही चीज़ें हाई स्कूल में पढ़ाई जाती और स्टैंडर्ड बढ़ जाता, तो वही चीज़ें हायर सेकेंडरी में पढ़ाई जाती। वही चीज़ें फिर बीएससी, एमएससी, इन लेवलों पर, कॉलेज स्तर पर चली जाती है। तो छोटी छोटी जो मूलभूत जानकारियाँ हैं वो छोटी कक्षाओं में, और छोटी कक्षाओं में से सिलेबस में से अलग कर दी गई जानकारियाँ या विषय वस्तु बाद में हमारे को अगली कक्षाओं में काम आएंगी, और हमने इस वर्ष नहीं पढ़ा तो हमारे लिए वो अनुकूल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आप परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन आपको आगे जैसे भविष्य में प्लान करके चलते हैं कि हमारे बच्चे को, या बच्चा खुद प्लान करता है कि हमको 10वीं क्लास के बाद इस लाइन में जाना है, हमको डॉक्टर बनना है, मतलब वो 10th क्लास के साथ ही नीट यानी एमबीबीएस की तैयारी साथ में प्रारंभ कर देता है। तो उसके लिए जैसे महामारी वैश्विक है, वैसे ही आपका ज्ञान भी बहुत अपार होना चाहिए। आपके पास थारो नॉलेज होना चाहिए, बहुत
अत्यधिक जानकारियां होना चाहिए हर विषय वस्तु की जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो आपकी विषय वस्तु सम्मिलित नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में, उसको आप अभी ठीक है नहीं पढ़िए, लेकिन उसको छोड़िएगा नहीं। अपन अपनी बात पर आते हैं। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वह है विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, हम यानी केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके उपस्थित हुए हैं। छोटी छोटी जानकारियां जो छूट जाती है और बाद में हम जब आगे पढ़ते हैं तो हमको बनता ही नहीं है। तो छोटी छोटी जानकारियों को आपको समझना है। मैंने उनको बिंदुवार लिखा है, देखें आप। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी मतलब जो दोनों प्रकार के गुण रखते हो, कॉमन, उसके बारे में मैंने लिखा ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते, क्षार से भी क्रिया करते और लवण और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और पानी बनाता है जल, वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से क्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है। ये अम्ल है, ये क्षार है, ठीक है ना। ये है अम्ल और ये है क्षार। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं जो अम्ल और क्षार बनाते हैं। अब आगे देखें आप, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सोडियम है पोटेशियम के को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखते हैं पोटेशियम को? कारण ये खुले में छोड़ दो तो वायु से क्रिया कर लेते, पानी में डाल दो तो आग लग जाती है। जो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं जिनका जादू के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं जिनका जादू के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अचानक एक आगे कर लिया, पानी में आग लगा देंगे, ऐसा उठाया उन्होंने, मारा सोडियम तो पानी में आग लग गई। तो आप सोचोगे ये तो भैया बहुत बड़े वाले बाबा जी हैं, इन्होंने पानी में आग लगा दी। आपसे कोई बोलेगा सिक्का दो, आपके पास सिक्का है, आपने अपना सिक्का 2 या 5 का दिया, उसने यहाँ से एल्यूमिनियम निकाल लगा के यहाँ रख दिया और ऐसा कर दिया और तुमको हाथ में पकड़ा दिया तो गर्म हो जाएगा, तो छोड़ दोगे आप। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये रासायनिक क्रियाओं को कुछ लोग जादू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पानी में आग लगाने वाला उदाहरण मैंने बताया, सोडियम कैसे करके पानी में मार दो तो आग लग जाएगी। इसलिए सोडियम और पोटेशियम बहुत क्रियाशील होते हैं, इस कारण इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अगली बात, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम यानी Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक यानी Zn, लेड यानी Pb आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। इनको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड को खुला छोड़ दो तो इनके ऊपर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो परिणाम क्या होता है कि ये संक्षारण से बच जाती है, मतलब धीरे धीरे करके इनका संक्षारण नहीं होता। जैसे लोहा, लोहे को आप खुला छोड़ दो, एक बार ऑक्साइड बना, दूसरी बार ऑक्साइड बना, तीसरी बार ऑक्साइड बना, मतलब जंग बढ़ती चली गई। तो जंग को घिसोगे तो जंग में लोहा भी निकल जाता है, मतलब धातु का क्षरण हो जाता है, धातु की हानि हो जाती है, धातु भी जंग के साथ निकल जाती है। तो यहाँ पर ये संक्षारण से बचाती, क्योंकि पतली परत एक बार बनाने के बाद दोबारा नहीं बनाती। लेकिन लोहे में, इधर मैंने देखो Fe नहीं लिखा है, आयरन नहीं लिखा। आयरन में क्या होता है, आपने लोहा खुला छोड़ा, ऑक्सीजन से क्रिया की, आयरन ऑक्साइड बनाया, फिर ऑक्सीजन आई, फिर आयरन से क्रिया की और आयरन ऑक्साइड बनाया, तो धीरे धीरे क्षरण होता जाता, धीरे धीरे जंग की मात्रा बढ़ती जाती है। जब हम उसको साफ करते हैं तो जंग के साथ मतलब धातु लोहा भी निकल जाता है, ये हानि हो जाती है, इसको क्षरण कहते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, ये जब धातुएं ऑक्साइड की पतली परत इन पर चढ़ जाती है तो इनके ऊपर दोबारा फिर ऑक्सीजन क्रिया नहीं करती, मतलब उसको संक्षारण से रोकती है। अगली कार्बन अधातु है। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें कार्बन अधातु के रूप में है, लेकिन इसके बहुत सारे रूप होते हैं।
पाई जाती है उसको अपर रूपता कहते हैं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, और हीरा भी होता है, ठीक है ना। हीरा क्या होता है, उसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है हीरे का, हीरा चमकदार होता है। हीरा भी कार्बन का रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, तो कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के कई रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हम कह रहे हैं कि कार्बन धातु में कुचालक होती है ना। लेकिन हीरा अधिक गलनांक क्वथनांक वाला है, ठीक है ना, जो बहुत अधिक ताप पर गलता है और उबलता, मतलब इसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। तो कार्बन एक विशिष्ट अधातु है जिसके अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट और हीरा। इनकी संरचना बनाने आती है, ठीक है ना, किस तरीके से बनते हैं। फिर अगला है क्षारीय धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुलायम और कम घनत्व और कम गलनांक की होती है। जो क्षारीय धातुएं होती, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो बहुत मुलायम होती है और कम घनत्व और कम गलनांक की होती है, ठीक है ना। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कठोर चाकू से काट सकते हैं। इतना ज्यादा मुलायम धातु, लोहे को काट के देखो चाकू से नहीं कटेगा ना। ये मुलायम धातु होती है, ये क्षारीय धातु है, ये चाकू से काटी जा सकती है। अगला पॉइंट मैंने लिखा, तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। मेंडलीव ने यही काम किया। मेंडलीव ने क्या किया कि धातुओं और अधातुओं को, तत्वों को रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित किया। इनके रासायनिक गुण कैसे हैं उसके आधार पर उसने बताया कि ये धातु है, ये अधातु है, ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु है, ये मध्यम क्रियाशील धातु है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर ही ये विभेदन किया गया है, विच्छेदन किया गया है। अधिकांश अधातुएं, ध्यान देना, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षार बनाते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं, अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुल के अम्ल बनाती हैं, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। ये धातु और धातु में एक अंतर है। नेक्स्ट है, प्राय धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। धातु को बहुत गर्म करो तब पिघलती है, ठीक है ना। लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इनको अगर आप हाथ में रखोगे तो पिघल जाएंगे, इतना कम गलनांक। हाथ जो है, हाथ की हथेली पर आपने रखा तो हाथ की हथेली से ऊष्मा लेके गल जाती है, इतना कम गलनांक होता है। तो ये ध्यान रखना, गैलियम, सीजियम, ये मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी जोड़ते हुए पढ़ा रहा हूँ। फिर देखिए, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। धातु और धातुओं में अंतर होता है, वो अंतर है, धातुओं में जो गुण होते हैं वो धातुओं में नहीं होते। लेकिन एक ऐसी आयोडीन है, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीली होती, जबकि चमकीले होने के गुण धातुओं में होता है। फिर अगला, मरकरी यानी पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्य सी बात है कि पारा धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में होता है, बाकी सब धातुएं ठोस अवस्था में होती है। ये छोटे छोटे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ठीक है, बाकी जो वर्तमान में परीक्षाएं हैं, वर्तमान में जो आप एग्जाम दे रहे हैं, उनमें बहुत काम के। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि यदि आपके सिलेबस में से कुछ कम कर दिया गया है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, तो आप उसे बिल्कुल से न त्यागें, एकदम से आप उसको ना छोड़ें, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों में आपको जितना सिलेबस दिया गया उसके अनुसार आप अध्ययन करके उच्चतम अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करें। लेकिन जो विषय वस्तु अलग कर दी गई है परिस्थितियों बस अपरिहार्य कारणों से, उनका आपको अध्ययन जरूर करना है, क्योंकि रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। हमने अगर एक भी छोड़ा, एक भी अध्याय या एक भी विषय वस्तु को छोड़ा, तो हमको आगे जाके अगर उसका दोबारा कहीं उपयोग हो गया तो वो हमसे नहीं बनेगा। मान लीजिए ऑक्सीकरण अपचयन इस वर्ष परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन वो 11वीं और 12वीं में और आगे वाली कक्षाओं में रेडॉक्स क्रियाओं के नाम से पहचाना जाता है और
बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। गैसों का अणुगति सिद्धांत 11वीं कक्षा में से अलग कर दिया गया कि गैसों का अणुगति सिद्धांत नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा कि गैसों का अणुगति सिद्धांत एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि उस पर पूरी फिजिक्स आधारित है। जब अणुगति सिद्धांत का मतलब होता है, ध्यान देना आप सब, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अणु कहते हैं। दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक दूरी कहते हैं और दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस में कण पास पास होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। द्रव में कण दूर दूर होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है। गैस में कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठोस में कण एक दूसरे से नजदीक होते हैं, अधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं तो गतिमान नहीं होते। द्रव में हिलाने पर, बाहर से बल लगाने पर द्रव के अणु गतिशील होते हैं, लेकिन गैस के अणु हमेशा गति करते रहते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जो अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। और गैसों का अणुगति सिद्धांत पूरा एक चैप्टर है। इसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैसों का गैस समीकरण, फिर और भी आगे एवोगैड्रो की परिकल्पना। तो अगर आपने इस वर्ष उसको छोड़ दिया, चलिए परीक्षा में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको अध्ययन करना उसका बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आगे जाके आपको बाद में बहुत सारा फायदा पहुंचाने वाला है। तो किसी भी विषय वस्तु को जो आपके एग्जाम में वर्तमान परिस्थितियों में नहीं आ रही है, उसका अभी आप वर्तमान में अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में इस परीक्षा के संपन्न होने के उपरांत आप उसका अध्ययन अवश्य करें। ध्यान रखिएगा, ये मेरी आपको एक नसीहत तो नहीं कहना चाहिए, ये मेरी आपको एक सलाह है, मशवरा है, एक नेक सलाह दी है हमने आपको। आपके उच्चतम अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा सर्वोच्च शिखर पर आप आसीन हो, सफलता आपके कदम चूमे, ठीक है ना। हमने ये दृढ़ संकल्प लेके चल ही रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप हमें विभिन्न संसाधनों में आप हमसे मुलाकात करते रहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे भविष्य में और अधिक, नीट का एग्जाम देना है, पीएससी देना है, एसएससी देना है, तो वो विस्तार से विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको भी, मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के हृदय में एक ही बात हो कि हमको जो हम पढ़ना है वो शैक्षिक सामग्री अनमोल है और सारी की सारी हमसे बनना चाहिए, चाहे वो कक्षा पहली की हो या कक्षा जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हो उसकी। और आने वाली कक्षाओं में अगर वही पुरानी विषय वस्तु किसी बड़े रूप में आती हो तो छोटे रूप वाली पूरी बनती हो। जैसे गलनांक क्वथनांक छोटी कक्षाओं में है, फिर बड़ी कक्षाओं में उसकी परिभाषाओं के साथ है। अपन ने पहले से पढ़ लिया था कि जिस ताप पर वस्तु ठोस से द्रव में बदलती है उसको गलन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, और एक क्रिया गलन कहलाती है। और जब द्रव को गर्म करते हैं और वो वाष्प में बदल जाती है, इसको क्वथनांक और क्वथन कहते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने शुरुआत में पढ़ी थी, बाद में बड़ी कक्षाओं में इनके अलग अलग नाम आ गए। ऊर्ध्वपातन क्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्रियाएं प्रारंभिक स्तर पर सामान्य रूप से पढ़ा दी जाती। भैया चूना पानी में घोला था, देखो बोला ना, इसमें से ऊष्मा निकली, आपने बोला हाँ निकली, ठीक है, बोले इसमें से ऊष्मा निकलती है। अब देखो अपन ने जहाँ बर्फ बनती है, जहाँ अमोनिया बनती है ना, वहां पर ठंडा हो जाता पूरे कमरा, ठीक, पापा बोल दिया ठंडा हो जाता है। अब इन चीजों को बड़ी कक्षा में उन्होंने बोल दिया ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती, ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता, ऊष्मा शोषी। तो हमें इन वस्तु स्थितियों को ध्यान में रखना है। तो हमारी आपको बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। आप
उच्चतम अंकों से इस वर्ष अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें, 90% से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करें। हमारा उद्देश्य, हमारा और आपका, सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत अवधारणाएं, छोटी मोटी चीजें बिल्कुल क्लियर हो, हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी पूछे हम तत्काल उसको उत्तर दे दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।